अच्छा, इसकी मैं खोजकर्ता की बात करूं, है ना भैया, तो इसके जो खोजकर्ता हैं वो है थॉमस ग्राहम। 1861 ईस्वी में खोजे थे। कब खोजे थे? 1861 ईस्वी में। यानी कि पदार्थों को किसी चर्मपात्र झिल्ली द्वारा विसरण के आधार पर हम लोगों ने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। संगे संगे आप लिखते हुए चलेंगे बाबू, साथ में आप लिखते हुए भी चलेंगे, है ना भैया। तो विसरण के आधार पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूं। चर्मपात्र झिल्ली द्वारा पदार्थ को विसरण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ठीक ना भैया। आज की जो यूनिट है बाबू वो कौन सी यूनिट है? कोलाइड अवस्था। खोजकर्ता थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम क्या कहता है भैया कि चर्मपात्र झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली के द्वारा पदार्थों को विसरण के आधार पर हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? 2 भाग में। सबसे पहला भाग जो होगा उसका नाम होगा बाबू क्रिस्टलाभ। सबसे पहला भाग कौन सा होगा बाबू? क्रिस्टलाभ। सबसे पहला भाग कौन सा होगा? क्रिस्टलाभ। चलें शिवानी? हाँ भवानी बोलो। जब आप लोग हेडिंग लिख लेना तो बताना, पढ़ाए बोले चले। अंशुमान तुम्हारी तबीयत ठीक हुई अब? शिवा क्या नाम है? प्रिंस कहाँ चले गए थे भैया? तुम्हें बहुत ढूंढे हम, है ना भैया। चले चलो देखो, तो आज की टॉपिक है बाबू कोलाइड अवस्था। खोजकर्ता थॉमस ग्राहम। पहली हेडिंग कौन सी है? क्रिस्टलाभ। और दूसरी हेडिंग होती है बाबू कोलाइड। अभी लिखना नहीं। क्रिस्टलाभ का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन को चर्मपात्र झिल्ली द्वारा आसानी से छाना जा सके। ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन को चर्मपात्र झिल्ली द्वारा आसानी से छाना जा सके उसको कहते हैं क्रिस्टलाभ। उसको क्या कहते हैं बाबू? जैसे चीनी का घोल। जैसे किसका घोल बाबू? चीनी का घोल। और बताओ? यूरिया का घोल। किसका बाबू? यूरिया का घोल। ग्लूकोज का घोल, है ना। समझे बात को? नहीं समझे? आगे बात आती है कोलाइड की। तो वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन को चर्मपात्र झिल्ली के द्वारा आसानी से छाना ना जा सके। वो पदार्थ जिसके जलीय विलयन को चर्मपात्र झिल्ली के द्वारा आसानी से छाना ना जा सके उसको क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो क्रिस्टलाभ और कोलाइड दोनों समझ में आया बात भैया? देखो, क्रिस्टलाभ का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाभ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन को आप आसानी से छान सको। जैसे ग्लूकोज का जलीय विलयन और शर्करा का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन, है ना भैया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कोलाइड का मतलब क्या होता है बाबू? ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन को आप चर्मपात्र झिल्ली के द्वारा आसानी से ना छान सके। जैसे होता है बाबू शहद, है ना भैया, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन हुआ, हाँ एल्बुमिन कर दो आप, ठीक ना। तुम बहुत सारी चीज लिख सकते हो। तो डिफिनीशन हम बोले कि लिख ले जाओगे? चलिए क्रिस्टलाभ की डिफिनीशन लिखो बाबू। लिखो ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन को जिसके जलीय विलयन को
ऐसा पदार्थ जिसके जरिए विलयन को चर्मपात्र झिल्ली द्वारा, ऐसा पदार्थ जिसके जरिए विलयन को चर्मपात्र झिल्ली द्वारा आसानी से छाना जा सके, आसानी से छाना जा सके, आसानी से छाना जा सके, उसे क्रिस्टलाभ कहते हैं, उसे क्रिस्टलाभ कहते हैं, उसे क्रिस्टलाभ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिखेंगे ना, ग्लूकोज, शर्करा, यूरिया का जलीय विलयन, ग्लूकोज, शर्करा, लिख लिए क्रिस्टलाभ। लिखो कोलाइड, लिखो कोलाइड, कोलाइड में बोले लिखो वह पदार्थ जिसके जलिए विलयन को, वह पदार्थ जिसके जलिए विलयन को, वह पदार्थ जिसके जलिए विलयन को चर्मपात्र झिल्ली द्वारा, वह पदार्थ जिसके जलिए विलयन को चर्मपात्र झिल्ली द्वारा आसानी से ना छाना जा सके, आसानी से ना छाना जा सके, आसानी से ना छाना जा सके, उसे कोलाइड कहते हैं, उसे कोलाइड कहते हैं। उसे कोलाइड कहते हैं, उसे कोलाइड कहते हैं, उसे कोलाइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? शहद, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, है ना, BTC कर दो, जो और जानते हो सब लिख डालो। ठीक, तो लिख लो तो बताएं, लिख लो तो बताएं। चर्मपात्र झिल्ली क्या होती है ना भैया? सर कोलाइड का उदाहरण तो फिर बाद में होगा। फेविकोल, फेस वाह, हाँ वो भी तो एक कोलाइड ही तो है, वो भी तो एक अवस्था है पदार्थ की, कोलाइड अवस्था। तो कल ही बताए थे ना पूरी बात, है ना। चलो आज हम लोग अभी तक केवल 2 हेडिंग क्लियर किए, वो एक कोलाइड और दूसरा क्रिस्टलाभ। देखो ये इंटर, जैसे उत्प्रेरक चैप्टर को बहुत याद करते हुए चले गए, समझते हुए, ऐसे ही बाबू अब आपके पास केवल 4 ही टॉपिक हैं जो आप लोगों को न्यूमेरिकल से भरे हुए हैं। ठोस अवस्था, विलयन जो आपने पढ़ा, फिर उधर, फिर उसके बाद वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी। यही 4 चैप्टर है जिसको पढ़ाने में ज्यादा समय लगता है और जो ज्यादा थोड़े टफ पड़ जाते हैं। इसके बाद जितने भी आते हैं बस कॉन्सेप्ट समझते हुए चलो। अब बस अब पी ब्लॉक आ जाएगा इसके बाद। तो उत्प्रेरक आपने अच्छे से पढ़ा, अधिशोषण अच्छे से पढ़ा। अब बात आती है कि हम लोग कोलाइड भी बड़े अच्छे से याद कर डालें, और इतना बढ़िया टॉपिक है ना, आपके दैनिक जीवन में रोजाना यूज होता है ये। आप हर जगह देखोगे इसका जो है यूज बहुत बढ़िया है जो है। तो अगर हम बात करें कोलाइड का, बाबू खोज करता थॉमस ग्राहम 1861 में, है ना। चर्मपात्र झिल्ली के द्वारा थॉमस ग्राहम ने विलयन को क्या किया, पदार्थ को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में।
एक बांटा गया क्रिस्टलाभ और एक बांटा गया कोलाइड। क्रिस्टलाभ का मतलब होता है बाबू ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन को क्या किया जाए, चर्मपात्र झिल्ली के द्वारा आसानी से क्या कर सके, छान सके। जैसे पता चला कि शरबत रबत बना के हम लोग क्या किए, छन्नी से छान लिए। ऐसा मान के चलो वही छन्नी जो आपके घर पे चाय वाय छानी जाती है वही चर्मपात्र झिल्ली है, मानने को क्या है, मान लो आप वही। तो उसके द्वारा हम लोग जिस विलयन को आसानी से छान पा रहे हैं, जैसे क्या हुआ बाबू, ग्लूकोज का हुआ, शर्करा का हुआ मतलब चीनी जिसको कहते हो, और यूरिया का विलयन हुआ, इन सबको हम आसानी से छान ले जा रहे हैं ना। अच्छा, तो ये क्या कहलाएगा बाबू, क्रिस्टलाभ। और कोलाइड का मतलब होता है बाबू जिनको छान सको। छानने क्या है, तुम तो शहदोद छान लोगे ठोक पीट के, उसको तो काट बढ़िया रखोगे कपड़े में, आराम से लगा, प्रेशर ऊपर से लगाओगे वैसे भी निकलेगा वो। लेकिन ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन को हम आसानी से न छान सके उसको क्या बोलेंगे बाबू, कोलाइड। उसको क्या बोलेंगे, एक हेडिंग लिखो आप, एक हेडिंग लिखो आप, लिखना बोले, लिखना कि पदार्थों को उनके विलयन में उपस्थित कणों के आधार पर, हेडिंग है, हेडिंग लिखना, पदार्थों को उनके विलयन में उपस्थित कणों के आधार पर, पदार्थों को उनके विलयन में उपस्थित कणों के आधार पर, पदार्थों को उनके विलयन में उपस्थित कणों के आधार पर, है ना भैया, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। 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 सबसे पहला लिखो वास्तविक विलयन। पहला लिखो वास्तविक विलयन। दूसरा लिखो निलंबन। पहला लिखो वास्तविक विलयन, दूसरी हेडिंग लिखना निलंबन। लिख दें क्या, निलंबन भी विलयन है। हाँ, निलंबन भी विलयन है ना। तीसरा लिखना कोलाइड विलयन। तीसरा लिखना कोलाइड विलयन। रुक दे अभी, तो पानी में इससे वहीं पर गिरा देना सारा। और कह देना कल से जो है, कल से कह देना कल से पानी लेंगे, पानी में कोई फायदा नहीं। कल से कुछ बंद कर रहे हैं। हाँ, पानी गिरेगा तो इसमें क्या देखो, चलो चलो बस कोई पीता ही नहीं है तो क्या है ना भैया। चर्मपात्र झिल्ली। चर्मपात्र झिल्ली का मतलब चमड़े की झिल्ली समझ जाओ ना भैया। चर्मपात्र झिल्ली का मतलब होता है कि जैसे आपका बकरा हुआ या बकरी हुई, है ना भैया। पार्चमेंट झिल्ली का मतलब पर्च। देखो भाई 3 झिल्लियों के बारे में बात करेंगे हम। अभी झिल्लियों पे हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी 3, एक चर्मपात्र झिल्ली, एक अर्धपारगम झिल्ली, एक पर्चमेंट झिल्ली। 3 झिल्लियों पे भी हेडिंग लिखा कि पूरी चर्चा करेंगे। जिलेटिन क्या है ना, पदार्थ की ये भी एक अवस्था है बस, जिलेटिन। चलिए, तो एक वास्तविक विलयन हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, निलंबन हुआ, और तीसरा आप ले क्या लिखा बाबू, कोलाइड विलयन। तो सबसे पहले हेडिंग कौन सी पड़ेगी, वास्तविक विलयन की। सबसे पहले कौन सी हेडिंग पड़ेगी, वास्तविक विलयन की। लिखना कि वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है, वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार
लगभग बराबर होता है उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन कहते हैं, है ना भैया? एक बार हेडिंग को दोहराओ तो हम एक बात बताएं। हेडिंग जो छुड़वाए थे आपने लिखा नहीं, वास्तविक विलयन नहीं बाबू, आपने लिखा है पदार्थों को उनके विलयन में उपस्थित कणों के आधार पे। तो एक बात बताओ, विलयन के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? विलय और विलय। मतलब हम लोग पदार्थ जो है ना, इनको हम विलय और विलय के कणों के आकार पर 3 भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे बाबू क्या चीज? वास्तविक विलयन, एक निलंबन और एक कोलॉइड विलयन। प्रेजेंट में जिसका पोस्टमार्टम हो रहा है वो कौन सा विलयन है? वास्तविक विलयन। कौन सा विलयन? वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलय के कण, ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलय के कणों का आकार लगभग क्या होता है बाबू? बराबर होता है ना भैया? लगभग क्या होता है? बराबर होता है। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन कहते हैं। एक छोटा सा नोट लिखो तो हम बताएं। छोटा सा नोट लिखो, लिखना वास्तविक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। वास्तविक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। वास्तविक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। आगे बोले, वास्तविक विलयन को सूक्ष्मदर्शी के शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी, वास्तविक विलयन को, वास्तविक को नहीं बाबू, वास्तविक विलयन के, वास्तविक विलयन के कणों को, वास्तविक विलयन के कणों को, वास्तविक विलयन के कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी देखा नहीं जा सकता। वास्तविक विलयन के कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देखा नहीं जा सकता। आगे बोले, लास्ट नोट लिखो। लिखना कि वास्तविक विलयन के कणों का व्यास 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। वास्तविक विलयन के कणों का आकार, वास्तविक विलयन के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, या ब्रैकेट के अंदर लिख देना 10 एंगस्ट्रॉम या 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, ठीक ना भैया? चाहे 10⁻⁻7 सेंटीमीटर कर देना, चाहे 1 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम कर देना, चाहे 1 नैनोमीटर कर देना। इतनी वैल्यू बहुविकल्पीय में जब क्वेश्चन बनेगा तो इतनी वैल्यू को लेके बनेगा बाबू, इतनी वैल्यू को लेके बनेगा। चलिए कुछ बोले, कुछ कहानी आगे बढ़ाएं इसमें। वास्तविक विलयन, ठीक ना? वही बता रहे हैं उसका शक्तिशाली जब होगा ना वहाँ पे ये लगभग इतना होता है, इससे कम रहेगा, ठीक ना? ज़्यादा ना करो। अरे 10 की पावर माइनस के फॉर्म में जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा कण उतना छोटा होता जाएगा। इस पे कभी ना जाया करो 10 की पावर -8 वाला ज़्यादा बड़ा कण है। अगर 10 की पावर -10 हो गया बाबू तो ये समझो 10 की पावर -7 के अकॉर्डिंग कम पड़ रहा है, ठीक ना भैया? ध्यान से देखो क्या रहे। अब पर कोई बात ध्यान सुनो,
हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं बाबू किसके बारे में, वास्तविक विलयन के बारे में। किसके बारे में, वास्तविक विलयन के बारे में। तो वास्तविक विलयन होता क्या चीज है, ऐसा विलयन है ना भैया, कर दिए। अच्छा, तो ऐसा विलयन जिसके अंदर बाबू देखो, विलयन के अंदर दो घटक होता है, विलय और एक विलयक। तो ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय और विलयक के कण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं। बराबर नहीं होते लेकिन हम लगभग बराबर मान सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई विलयन है बाबू तो उस विलयन को कहेंगे कौन सा विलयन, वास्तविक विलयन। कौन सा विलयन, वास्तविक विलयन। और अगला जो हम लोग बात करते हैं बाबू, इसके थोड़े से नोट पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ी सी इसके बारे में, वास्तविक विलयन के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी ले लो। पहली चीज कि वास्तविक विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण से प्राप्त होता है। यानी जितने भी विलयन आपके समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं, जैसे चीनी प्लस पानी का घोल, नमक प्लस पानी का घोल, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं बाबू, वास्तविक विलयन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, वास्तविक विलयन के अंतर्गत। तो पहली बात क्या हुआ, नोट से देखो बहुत कुछ सीखने को मिलता है बाबू। पहली बात, वास्तविक विलयन क्या है, वास्तविक विलयन में विलय और विलय के कणों का आकार क्या होता है, लगभग बराबर होता है। और वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं उनको, या अणु होते हैं, उनको कभी किसी भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं, आसानी से हम उनको देख नहीं सकते हैं। या किसी सूक्ष्मदर्शी भी कोई देखोगे तब भी उनके कण आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। और कोलाइड कणों का जो आकार होता है, ऑप्शन में अगर 10⁻⁷ सेंटीमीटर है तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर पे टिक लगाओ, नहीं तो 10 एंगस्ट्रॉम पे टिक लगाओ, नहीं तो 1 नैनोमीटर पे टिक लगाओ। ठीक ना भैया। अब 10 की घाते ये, इसका मतलब आप समझते हुए चले जाओ। अभी अगर सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 10 की पावर कितना, -2। देखो ध्यान से सुनना, -7 सेंटीमीटर है ना, तो -7 सेंटीमीटर को कर दिए -2, तो ये कितना हो गया, 10 की पावर -9 मीटर ना भैया। अच्छा, 10 एंगस्ट्रॉन्ग, 10 एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ 10 इंटू एंगस्ट्रॉन्ग 10 की पावर -10 बराबर 10 की पावर -9 मीटर। अब चाहे कह दो बाबू 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर का मतलब हुआ 1 इंटू 10 की पावर मैया कितना, -9, तो ये कितना हुआ, 10 की पावर -9 मीटर। अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज बहुत आपको कॉमन सा लिख रहा होगा, जिसको आपको लिखना भी है, इसको अभी नीचे नोट में आप लिखोगे भी, इसको जहां लिख रहे हैं लिखना भी पड़ेगा। तो अगर कोई आपसे कहे कि सब वैल्यू एक जैसी है, बाबू देख लो सब एक जैसी ना हो तो बताओ। अरे 10 की घाते -7 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 10 की पावर -2 से गुणा करा, 10 की पावर -9 मीटर हुआ ना। इधर 10 एंगस्ट्रॉन्ग 10 घाते -10 किए, कितना हुआ, 10 घाते -9 मीटर हुआ। ये भी 1 नैनोमीटर, 1 नैनो बराबर 10 घाते -9, कितना हुआ, 10 घाते -9 मीटर हुआ। तो सारी वैल्यू क्या है, यानी वास्तविक विलयन जो होते हैं उनके कणों का जो व्यास होता है बाबू, वो 10 की घाते 9 मीटर होता है, 10 घाते -7 सेंटीमीटर होता है, एक 10 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, या 1 नैनोमीटर होता है। नोट कर लो अगर नोट करना है तो। सूर्या समझ में आ रहा है भैया। अभी पूछ ले वास्तविक विलयन, वो कोलाइड विलयन किसे कहते हैं, बता ले जाओगे ना। चले मिटा दे बाबू इसको। अगला निकाल, निलंबन। अच्छा बता, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर बड़ा है या 10 की पावर -7 सेंटीमीटर बड़ा है? 10 की पावर -5 सेंटीमीटर ना। बताओ, इसको आंख से नहीं देख पा रहे हो तो इसको तो आंख से देख सकते हो ना। निलंबन में लिखो, वह विलयन जिसमें विलय कणों का आकार 10 की घाते -5 सेंटीमीटर का होता है। लिखना, वह विलयन
निलंबन हेडिंग लिखना वह विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार, वह विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार, वह विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार, वह विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है ना। उसे नहीं बाबू, उस विलयन को निलंबन कहते हैं। उस विलयन को निलंबन कहते हैं। उस विलयन को क्या कहते हैं बाबू? निलंबन कहते हैं। हाँ सेंटीमीटर। हाँ क्या कोई तुम्हारे मीटर दे रहे हैं क्या आप? हाँ क्या दिक्कत है, कन्वर्ट करो मीटर को, -4 में आ जाओगे। हाँ तो वो उससे कम अधिक ज़्यादा कम बोल रहा है। ठीक ना भैया। एग्जाम्पल वो नोट लिखो तो। अच्छा पहले इसका एग्जाम्पल एक लिख लो। लिखना जल में मिली हुई मिट्टी या रेत का मिश्रण। एग्जाम्पल में लिखना जल में मिली हुई मिट्टी या रेत का मिश्रण। जल में मिली हुई मिट्टी तथा रेत का मिश्रण। जल में मिली हुई मिट्टी तथा रेत का मिश्रण। जल में मिली हुई मिट्टी तथा रेत का मिश्रण। जल में मिली हुई मिट्टी तथा रेत का मिश्रण। एक नोट लिखो, चलो तब समझाते हैं। नोट लिखो तो बोले नोट में लिखो कि निलंबन विलयन में विलेय के कणों को साधारण आंखों से देख सकते हैं। निलंबन विलयन में कणों को साधारण आंखों से देख सकते हैं। निलंबन विलयन में विलेय के कणों को साधारण आंखों से देख सकते हैं। इतना अगर लिखना है ना बताना। फिर इसके बाद फिर लिखना कि निलंबन विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन विलयन क्या होता है बाबू? एक विषमांगी मिश्रण होता है। और लास्ट नोट लिखना कि निलंबन विलयन में कणों का आकार, निलंबन विलयन में कणों का आकार, निलंबन विलयन में कणों का आकार, निलंबन विलयन में कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक हो सकता है। 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक हो सकता है। 10⁻�5 हमेशा कम नहीं है, जरूरी वही हमेशा है। ठीक ना। 10⁻⁴ भी हो सकता है, 10⁻⁴ हो सकता है। रोहित सही कह रहा है। 10⁻⁴ भी क्या हो सकता है भैया? हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। अरे तुम मोरंग छोड़ दे रहे हो तो इसीलिए तो ये रीडिंग है, इसी वजह से नोट करा रहे हैं बाबू। वो रेंज दे देगा 10⁻⁵ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर रेंज दे के इतनी बात करता है। मिनिमम यहाँ शुरुआत में करेगा वो। ठीक ना। तो ये इंटर। चलो देखे इधर भैया। निलंबन आज की जो हेडिंग पढ़ी है वो क्या पढ़ी है भैया? निलंबन। निलंबन का मतलब होता है भैया, देखो विलयन की सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन आप लोगों ने कहा अरे बहुत आसान है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों आपस में इनके कणों का आकार क्या हो बाबू? बराबर हो। उससे भी सरल तरीका आपने क्या ढूंढा?
कि वास्तविक विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है। भैया जोन जोन चीज आपस में मिल जाए वो सब वास्तविक विलयन के अंतर्गत आएंगे। नोट में देखो वही सबसे पहले लिखाए थे। तो आप लोगों के एग्जाम्पल तो आपके दिमाग में आना शुरू हो गया। ओ चीनी पानी घोल की घोल घोल है ना भैया। अब ग्लूकोज का घोल, ये भी क्या हो गया, वास्तविक विलयन के अंतर्गत आ गया ना। लेकिन निलंबन में थोड़ा सा कहानी गड़बड़ा गई। निलंबन में क्या हो गया भैया, पहली बात बता दें, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण से प्राप्त होता है। निलंबन विलयन प्राप्त होगा लेकिन कैसे, एक विषमांगी मिश्रण से, पहली बात। दूसरी बात आती है कि अब निलंबन विलयन की अगर डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे, तो लिख सकते थे ऐसा विलयन जिसमें जो विलय कणों का आकार होता है वो विलायक की अपेक्षा क्या होता है, कहीं ज्यादा होता है ना भैया। तो ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इसकी डिफिनीशन ऐसे लिखी भैया कि वह विलयन जिसमें विलय कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, निलंबन कहते हैं। और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन विलयन के अंदर हम जो विलय के कण होते हैं उनको साधारण आंखों से देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अगर कभी कभी नल्स चलाते हो ना, बालू वालू आने लगता है, तो ऐसे देख के हल्का हाथ में लिए हो पीने लायक नहीं है तो क्या करते, तो कुछ लोग क्या करते हैं थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, कुछ लोग पड़ोसी नल पे चले जाते हैं, भैया मेरे यहाँ बालू देता है ना। तो कैसे दिख जाता है, कैसे दिख जाता है, काहे, क्योंकि उसके अंदर जो वो विलय कणों का जो आकार है वो क्या है, विलायक की अपेक्षा ज्यादा बड़ा है ना भैया। अच्छा, और कुछ इसमें नोट लिखा है लास्ट में, इनका जो विलायक कण निलंबन विलयन में जो विलय कणों का आकार होगा वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर नहीं हो सकता है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर के अंदर इधर भी आ सकता है, वो सॉरी -4 मीटर में भी आ सकता है, इधर बढ़ सकता है इसका मान, समझ में, इसका मान बढ़ भी सकता है, -5 सेंटीमीटर से बढ़ भी सकता है, ठीक ना। अब आप लोग लिखिएगा बाबू कोलाइड विलयन, इंपॉर्टेंट लिखिएगा कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन पे इंपॉर्टेंट का टिक लगाइएगा, कोलाइड विलयन पे इंपॉर्टेंट का टिक लगाइएगा। कोलाइड विलयन पे इंपॉर्टेंट लिखिएगा। लिखना वो विलयन जिन्हें आंखों से देखने पर समांगी दिखाई दे। लिखो कि वो विलयन जिसे आंखों से देखने पर समांगी दिखाई दे परंतु सूक्ष्मदर्शी से देखने पर विषमांगी दिखाई दे। वह विलयन जिसे आंखों से देखने पर समांगी दिखाई दे परंतु सूक्ष्मदर्शी से देखने पर विषमांगी दिखाई दे, विषमांगी दिखाई दे, उसे कोलाइड विलयन कहते हैं। उसे कोलाइड विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, कोलाइड विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, कोलाइड विलयन कहते हैं। लिख लेना, तो हमें बताना भैया उसे क्या कहते हैं, कोलाइड विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कोलाइड विलयन कहते हैं। एक नोट लिखो तो, नोट लिखो तो, एक नोट में लिखना कि कोलाइड विलयन में विलय कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक होता है। कोलाइड विलयन में विलय कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है।
कोलाइड विलयन में कोलाइड कणों का आकार, सॉरी विलय कणों का आकार 10 की घाते 7 से 10 की घाते -5 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो इसी कोलाइड विलयन का एग्जांपल बताओ। शहद लिख लो, है ना भैया, और छन्नी छंदा जिलेटिन मक्खन बोल सकते हैं, रक्त भी है, ठीक ना। लिख लो शहद, ठीक ना, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन आदि का जलीय विलयन। शहद, गोंद, स्टार्च, मोम आदि का जलीय विलयन। शहद, गोंद, स्टार्च आदि का जलीय विलयन। चले भैया, आज अब देखो ध्यान से ही थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, है ना। ये सब हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, हेडिंग टू हेडिंग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बाबू कौन सी अवस्था, कोलाइड अवस्था। कौन सी अवस्था, कोलाइड अवस्था। कोलाइड अवस्था में सबसे पहली हेडिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्रिस्टलाभ। सबसे पहली हेडिंग कौन सा पढ़ा, क्रिस्टलाभ। सेकंड हेडिंग कौन सा पढ़ा बाबू, कोलाइड। कौन सा पढ़ा बाबू, कोलाइड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वास्तविक विलयन। कौन सा विलयन बाबू, वास्तविक विलयन। उसके बाद हम लोगों ने चौथी चीज पढ़ी भैया, कौन सी, निलंबन। क्या पढ़ा भैया हम लोगों ने, निलंबन। पांचवी चीज जो पढ़ा हम लोगों ने वो पढ़ा कोलाइड विलयन के बारे में, है ना भैया, कोलाइड विलयन के बारे में। ये तीनों एक हेडिंग में हम लोगों ने पढ़ा और ये दोनों एक हेडिंग में हम लोगों ने पढ़ा। 5 मिनट लगेगा, पूरी की पूरी कहानी हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं, फिर ताकि अगली हेडिंग हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो। आज अवस्था है बाबू कोलाइड, चैप्टर का नाम है बाबू कोलाइड अवस्था। खोजकर्ता थॉमस ग्राम 1861। चर्मपात्र झिल्ली के द्वारा पदार्थों को विस्तरण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। पहला विलयन था बाबू क्रिस्टलाभ। पहला पदार्थ कौन सा अवस्था था, क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन को चर्मपात्र झिल्ली के द्वारा या चर्मपात्र, है ना भैया, चर्मपात्र के द्वारा आसानी से क्या कर सके बाबू, हम लोग छान सके, उसको हम लोगों ने क्या कहा भैया, क्रिस्टलाभ। जैसे हम लोगों ने कहा ग्लूकोज का हुआ और यूरिया का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन, इसका ना भैया, इनको आप आसानी से, आप यही सामान कर दो घर पे जो छन्नी से छानते हो वही सब चीज है। फिर बात आई कोलाइड की, तो कोलाइड किसे कहते हैं बाबू, ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन को हम आसानी से छान ना सके। छान सके, छान तो सकते हो भैया, तुम कुछ कर सका तो, तुम जोन रहा अच्छा सा ना, तुम कुछ भी कर सका तो, लेकिन ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन को हम आसानी से ना छान पाए वो कहलाएगा कोलाइड। बात समझ में आई। जैसे कोलाइड में क्या हुआ, शहद हुआ, गोंद हुआ, मोम हुआ, स्टार्च हुआ, जिलेटिन हुआ, है ना भैया, ये सब चीज हो गया जो है। तो अगला जो बात आती है, पुनः पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर या पुनः पदार्थों को उनके अंदर उपस्थित विलय तथा विलायक के कणों के आधार पर हम लोगों ने बांट दिया कितने भाग में, 3 में। देखो विलयन है बाबू, विलयन के अंदर कहूँ देखो विलय और विलायक है, तो कहूँ विलय ज्यादा बड़ा रहे तो कहीं विलायक छोटा, कहीं विलय और विलायक दोनों बराबर तो कहीं विलय छोटा विलायक बड़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो भैया ऐसे क्या हुआ कि 3 विलयन हम लोग और पढ़ने वाले हैं कोलाइड में ही। फिर उसके बाद वास्तविक, निलंबन और कोलाइड। वास्तविक विलयन किसे कहते हैं भवानी, ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय और विलायक, ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय और विलायक दोनों क्या हो भैया, दोनों कणों का आकार आपस में बराबर हो। अगर ऐसा अगर कोई विलयन है बाबू तो विलयन कहलाएगा वास्तविक, है ना भैया, वो विलयन क्या कहलाएगा, वास्तविक विलयन, है ना भैया। तो ऐसे विलयन को वास्तविक विलयन, और वास्तविक विलयन में नोट में मैंने लिखा है वास्तविक विलयन क्या होते हैं, समांगी मिश्रण से प्राप्त होते हैं। अब आपके दिमाग में तरह तरह के एग्जाम्पल उठना शुरू हो गया, अच्छा यानी जितना भी विलयन समांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा वो सब के सब कौन से विलयन में आएंगे, वास्तविक विलयन। फिर बाद मैंने एक विलयन बताया जिसका नाम, फिर बताया कि वास्तविक विलयन के अंदर जो विलय और विलायक के कण होते हैं इनको हम आसानी से देख, मतलब हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, मतलब साधारण आंखों से भी नहीं देख पाएंगे और ना ही देख पाएंगे किसी शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शी की सहायता से भी। अगला जो विलयन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है निलंबन। तो कौन सा है बाबू, निलंबन। निलंबन के बारे में पूछा गया है, बोर्ड पेपर में नहीं पूछा गया निलंबन के बारे में नहीं। इसमें वास्तविक विलयन पूछता है, कोलाइड पूछता है और कोलाइड विलयन पूछता है। तो अब निलंबन का मतलब क्या होता है बाबू, ऐसा विलयन
जिसके अंदर विलेय कणों का जो आकार हो वो विलायक की अपेक्षा क्या हो, ज्यादा हो। बात समझ में आया? जैसे खरगोशन के बीच में जिराफ, ऐसा समझ के रखो। तो बताओ गेंद ऐसे देख लो, वो दूर से नहीं देख लोगे, नहीं देख लोगे। अच्छा बताओ, ढेर सारे गाय भैंस चर रहे हो जो है खेत में, और एक 2-4 नील गाय आ जाए तो वो तो दूरिया से दिखाई पड़ेगा। तो वैसे समझो, वो समझा डिफरेंट रहता है बिल्कुल। विलायक के कणों के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो विलेय के कण क्या होंगे, ज्यादा बड़े होंगे। तो ऐसे विलयन जिसमें विलायक के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज्यादा होता है या 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, निलंबन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। और निलंबन में का जो होता है भैया, उसको हम सूक्ष्मदर्शी छोड़ो, साधारण आंखों से भी हम देख सकते हैं। जैसे पानी में मिला हुआ बालू या पानी में मिली हुई मिट्टी या कंकड़ या जो भी कुछ है, ऐसा अगर कोई मिश्रण है बाबू जिनको आप आसानी से देख पा रहे हो, निलंबन विलयन के अंतर्गत आते हैं भैया, ठीक ना। अब अगर तुमसे कोई पूछे बालू प्लस पानी का मिश्रण तो कहोगे विषमांगी मिश्रण। लेकिन अगर कह देगा बालू यहाँ विलेय है, पानी यहाँ विलायक है, दोनों मिलकर के किस विलयन का निर्माण कर रहे हैं, कह दो निलंबन विलयन का निर्माण कर रहे हैं। कौन से विलयन का? अगर बाबू आप कह दो चीनी प्लस पानी, दोनों आपस में मिलकर के किस मिश्रण का निर्माण करेंगे, समांगी मिश्रण का निर्माण करेंगे। किस मिश्रण का? लेकिन वो पूछेगा कौन सा विलयन, तो कह दो वास्तविक विलयन। हाँ या ना बोल भैया। ये टॉपिक अभी 10th तक नहीं पढ़ के आए हो, अभी इधर मिल रहा है तुम लोगों को। समझ में बात आया? कि वो मिश्रण पूछेगा तो बता ले जाओगे, लेकिन वो विलयन कौन सा है बाबू वो नहीं बता पाओगे। फिर है ये लास्ट वाले के पास आ जाओ। जैसे बाबू शहद है, शहद का दूर से तुम्हें देखे लगा था ना कि समांगी मिश्रण है। इसके अंदर सब का सब क्या है भैया, क्या विलेय और विलायक दोनों आसानी से मिले हुए हैं। लेकिन अगर आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे तो आपको विलेय और विलायक के जो कण होंगे वो आपको दानेदार अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, दाने के रूप में अलग अलग दिखाई पड़ेगा वो सब का सब। तो इसीलिए इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा मजेदार लिखा उठा है। कौन सा? कि ऐसा विलयन जिनको साधारण आंखों से देखने पर तो समांगी दिखाई दे, ऐसे विलयन जिनको साधारण आंखों से देखने पर समांगी दिखाई दे, लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी से देखो तो विषमांगी दिखाई दे, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? एक तरीके से कोलाइड विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। अरे हाँ या ना कुछ बोल रहा है। एक तरीके से क्या होता है वो, जो आपका कोलाइड विलयन होता है क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। बस केवल कब दिखाई देता है, जब सूक्ष्मदर्शी लगाते हो तब। तो जैसे आपका शहद हुआ, गोंद हुआ, है ना भैया। आपका ब्लडों को हम रख सकते हैं कोलाइड में, आपके हम ब्लड को भी रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो RBC WBC कैसे अलग अलग दिखाई पड़ता जो है। तो मैंने देखे हम केवल ब्लड बह रहा है, जब सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं हम लोग उसको देखते हैं तभी तो सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। तो ये भैया हुआ आपका कौन सा विलयन के अंतर्गत, वास्तविक विलयन के अंतर्गत, ठीक है भैया, वो कोलाइड विलयन के अंतर्गत। तो अब आप लोग बताओ, पहले पांचों हेडिंग समझ में आई, इसके एग्जाम्पल समझ में आए? अच्छा तो लिखना, फिर हेडिंग लिखो, कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन दो कारणों से उत्पन्न होते हैं। अब बात आती है कोलाइड विलयन उत्पन्न काहे होते हैं या बनता काहे है। लिख लो, कोलाइड विलयन दो कारणों से उत्पन्न होता है। नंबर 1 है संगुणित कोलाइड। नंबर 1 है संगुणित कोलाइड। नंबर 2 है आणविक कोलाइड। नंबर 1 क्या बोला? संगुणित कोलाइड, ये मैंने लिख दिया बाबू। नंबर 2 है आणविक कोलाइड। सबसे पहला कौन सा है बाबू, संगुणित कोलाइड। क्या हुआ अमिता? दूसरा नंबर कौन सा बाबू, आणविक कोलाइड। पहली कौन सी हेडिंग लिखोगे? संगुणित कोलाइड की। सबसे पहली कौन सी हेडिंग पड़ेगी? संगुणित कोलाइड। लिखो तो बताइए। सबसे पहले लिखेंगे संगुणित कोलाइड की, ठीक ना। यही दो हेडिंग पढ़ा के आज की क्लास ओवर करेंगे बाबू, ठीक। संगुणित कोलाइड की लिखो तो बताइए। संगुणित का मतलब होता है जुड़ना, तो लिखो लिखो कि जब छोटे छोटे कण या अणु, जब छोटे छोटे
कण या अणु जुड़कर एक बड़ा कण बनाते हैं, जुड़ करके जब छोटे छोटे अणु या कण जुड़ करके एक बड़ा कण बनाते हैं, एक बड़ा कण बनाते हैं, तो ऐसे कोलाइड को संगुणित कोलाइड कहते हैं। 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 दूसरा लिख लो आणविक कोलाइड। लिखना, दूसरा लिखना आणविक कोलाइड। लिखना, जब अधिक अणुभार वाले कण आपस में मिलकर जिस कोलाइड का निर्माण करते हैं, जब अधिक अणुभार वाले कण आपस में मिलकर, जब अधिक अणुभार वाले कण आपस में मिलकर, जब अधिक अणुभार वाले कण आपस में मिलकर जिस कोलाइड का निर्माण करते हैं उसे आणविक कोलाइड कहते हैं। जिस कोलाइड का निर्माण करते हैं उसे आणविक कोलाइड कहते हैं। उसे आणविक कोलाइड कहते हैं। बताओ कोलाइड विलयन कब प्राप्त होगा बाबू? कोलाइड विलयन या कोलाइड विलयन बनने के पीछे दो कहानियां होती हैं बाबू। एक होता है संगुणन यानी संगुणित, सॉरी यहाँ पे एक होता है बाबू संगुणित और एक होता है बाबू आणविक। संगुणित का मतलब होता है कि दो तरीके से कोलाइड विलयन बन सकता है। पहला तरीका है कि छोटे छोटे कण आए और आपस में असेंबल होकर के एक बड़े कण का निर्माण करें, एक जटिल बन जाए, तो वो बन जाएगा, वही बना कोलाइड विलयन। ऐसा भी क्या बना बाबू? कोलाइड विलयन। और कोलाइड विलयन बनाने का एक दूसरा तरीका है आणविक कोलाइड। आणविक कोलाइड के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे कण नहीं आते हैं, उच्च अणुभार वाले, मतलब अधिक अधिक अणुभार वाले कण आते हैं जिनका अणुभार बहुत ज्यादा होता है, मतलब 200, 500, 400। आप लोगों को मैंने बताया था पहले ही कि जो एंजाइम होते हैं इनका अणुभार जो होता है 1 लाख से शुरुआती दौर है, 1 लाख से तो एबम में पहुंचते हैं। ये छोटे छोटे क्या करेंगे? उच्च अणुभार वाले जब कण आपस में मिलेंगे तो मिल करके क्या करेंगे? बड़े अणुभार का एक यौगिक बनाएंगे, जो कण बनाएंगे, तो उसको भी वो क्या, ऐसा कोलाइड भी क्या कहलाएगा? आणविक। तो आपसे पेपर में अगर पूछा जाएगा या कोई आपसे पूछेगा बाबू तो 2 तरीके से पूछेगा। वैसे इसको हम कल बताएंगे, आज टाइम नहीं है। बस अब क्या है बाबू कि कोलाइड विलयन बनाने के पीछे कारण, मतलब कोलाइड विलयन किसके कारण बनता है? एक होता है संगुणित कोलाइड और एक संगुणन और एक आणविक। एक संगुणन और एक आणविक। अगर बाबू संगुणन के कारण जो कोलाइड प्राप्त होगा वो संगुणन कोलाइड कहलाएगा, संगुणित कोलाइड कहलाएगा। और आणविक क्षमता के कारण जो कोलाइड प्राप्त होगा बाबू उसको कहलाएंगे बाबू आणविक कोलाइड। तो हम लोग इसको थोड़ा सा कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही है ना भैया। क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है। एक बोतल का है। हाँ? यही या तो उड़ गया होगा ना, ये पीछे गिरा हुआ है, उसको फेंके रहने दो, गिरे रहने दो, दूसरा ला देंगे। कर देंगे भैया। तो ऐसे मुंह पे रखे हुए हैं वहाँ सबकी नजर ही न जाए, तो वही सब लोग देखते हैं। हेलो भैया, नमस्ते बाबू, नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते।
तभी दोनों नीचे गिर गया है। वो जो डिब्बा था वो भी सर नमस्ते। नमस्ते बाबू, नमस्ते। पानी रोक देते हैं हम ना कल से, रोक देते हैं कल से, कोई फायदा है नहीं पानी के लिए। अब मंगाएंगे 23 जून से। 23 जून ना, 23 जून ओपन हो रहा है ना कॉलेज। सर नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ गए आप? तुम लोग तो बोतल लाते ना हो कि बोतल से पानी पी। जाओ आप, तुम लोग भी जाओ भैया, आप थोड़ा जल्दी निकलो। विवेक आओ। अरे